25वें दिल्ली के राज्य अधिवेशन में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस मकसद के लिए पूरे देश में बामसेफ की नींव रखी मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना और मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब ने, आज उस मिशन को बामसेफ के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आज यह संगठन राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। और अगर हम बात करें बामसेफ के प्रासंगिकता के बारे में, तो आज के तारीख में बामसेफ जिस मकसद के लिए बामसेफ की नींव रखी गई, बुनियाद रखी गई, भारत में जिस व्यवस्था को बदलने के लिए बामसेफ की नींव रखी गई, बुनियाद रखी गई, वो लगातार उस दिशा में काम नहीं करता, तो आज एनसीईआरटी के सिलेबस में बामसेफ को नहीं पढ़ाया जाता। इस देश में 1925 में आरएसएस जैसे नफरतवादी संगठनों की भी नींव रखी गई, बुनियाद रखी गई, लेकिन आज दुनिया के अलग अलग जो ह्यूमन राइट्स हैं और वैश्विक लेवल पे डेमोक्रेटिकल संस्थाएं और डेमोक्रेटिकल कंट्री हैं, उनकी नजर में आज आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। लेकिन बामसेफ जिस मकसद के लिए बामसेफ को बनाया है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग और उस समाज में रह रहे सामाजिक हित चिंतक लोगों के मुहिम को भारत के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लगातार चलाने का कार्य किया गया, आज जमीनी सतह पे उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे। जिस समाज व्यवस्था के बारे में भारत के लोगों को जानकारी नहीं थी, जिस समाज व्यवस्था ने भारत के लोगों को अज्ञानता का शिकार बनाया ही नहीं, सिर्फ उन्हें बेबस और लाचार और मजबूर ही नहीं बनाया, बल्कि मानसिक तौर पे गुलाम बनाया, उस व्यवस्था की जानकारी नहीं थी समाज के अंदर। वो जानकारी और उस अज्ञानता को दूर करने का पूरे देश में अगर किसी संगठन ने काम किया तो बौद्धिक रूप से बामसेफ ने किया। नहीं तो लोग जय भीम भी बोलने से कतराते थे, नमो बुद्धाय भी बोलने के लिए कतराते थे। फूले साहू अम्बेडकर के इतिहास से अपरिचित लोग फूले साहू अम्बेडकर के जीवन संघर्ष और उनके जीवन के मूल्यों के बारे में नहीं जानते थे। तो ये जो चेतना समाज के अंदर निर्माण हुई, उसमें बामसेफ की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुतायत लोग, जब आप लोग समाज में जाते होंगे तो लोग चर्चा करते थे बामसेफ ने क्या किया। तो बामसेफ उन परिस्थितियों में भारत में जन्म लिया और उन तीन महापुरुषों के बीच में बामसेफ का उद्भव हुआ और बाद में आज वो बामसेफ संगठन भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। जब इस देश में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी जाती है और हत्या होने के बाद पूरे देश में जो परिस्थिति निर्माण हुई, वो इस तरह की परिस्थिति निर्माण हुई जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज यानी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हर मुद्दों पे, हर पहलुओं पे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। और हम कहें तो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का सही मायने में नुमाइंदगी अगर उस दौर में कोई कर रहा था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे। इस देश में 3.5% मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 6 दिसंबर 1956 को हत्या कर दी। हत्या करने के पीछे क्या वजह थी? जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों की तादाद में नागपुर की दीक्षा भूमि में सामूहिक तौर पे लोगों ने मनुवादी व्यवस्था को छोड़कर, गैर बराबरी की व्यवस्था को छोड़कर, अमानवीय व्यवस्था को छोड़कर उन्होंने मानवतावादी जिंदगी और संस्कृति में जीने का संकल्प लिया, निर्णय लिया
फैसला लिया तो इस देश में मनुवादियों के कान खड़े हो गए। आप अमेजिंग करो, उस दौर अम्बेडकर के संघर्षों के दौर में आज सरीखे प्रचार के माध्यम नहीं थे कि आज हम यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के लोगों से बात कर सकते हैं और भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का व्यक्ति है तो हम उसे यहाँ बैठे बैठे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे माध्यमों का आज विकास हो चुका है। यही नहीं बल्कि हम दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में रहने वाले इंसान से हम संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में ऐसे का सिस्टम नहीं था कि विदिन 1 सेकेंड में हम लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप अमेजिंग करिए, उस दौर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दौर में आज सरीखे संपर्क के या मैसेज या संदेश भेजने के माध्यमों का विकास नहीं हुआ था, उस दौर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश के लोगों को जगाने का काम किया, जोड़ने का काम किया और इस व्यवस्था के गंभीर परिणामों से लोगों को परिचित कराने का काम किया, एहसास कराने का काम किया और उनकी इस पहल और कोशिश का नतीजा ना कोई उस तरह का टेलीफोन था, ना कोई तार था, और तार था तो हमारे लोगों के घरों में नहीं था। अगर तार के माध्यम से भी संपर्क करने के माध्यम थे तो हमारे लोगों के घरों में नहीं थे। मूल्यवासी बहुजन के घरों में टेलीफोन नहीं थे जिससे वो मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा पाए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अपने जीते जी उन्होंने विकसित कर दिया था, जिसके माध्यम से 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर के दीक्षांत भूमि में वो दृश्य देखने को मिला जो आज के तारीख में जो वेल स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आज के तारीख में वेल स्टेबल पार्टियां हैं, आज के तारीख में जिनके पास ब्लैक मनी है, ऐसे लोग भी उन लाखों की तादाद में लोगों को जमा करने में पसीने उन्हें छूट जाते हैं। लेकिन उस दौर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 7 लाख से अधिक लोगों को नागपुर की दीक्षा भूमि में जब जमा किया तो मनुवादियों के कान खड़े हो गए। उस दौर में सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस और जनसंघ जैसी पार्टियां अस्तित्व में थी, जो आरएसएस की शाखा थी जनसंघ, इनके कान खड़े हो गए क्योंकि आने वाले दौर में जो इलेक्शन होना था, 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ और दूसरा लोकसभा का आम चुनाव 1957 में होने वाला था और 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि में जो लोग जमा हुए और जिन्होंने उस सड़ी गली व्यवस्था को लात मारने का काम किया, जिस व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी, जिस व्यवस्था ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज के महापुरुषों को और पुरखों को और उनके लोगों को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने का काम किया, उस व्यवस्था को लात मारने के बाद और उस व्यवस्था को लात मारने वाले लोगों के समूह को देखकर 3.5% मनुवादियों के होश उड़ गए, कान खड़े हो गए। उन्होंने चिंतन किया कि ये जो 7 लाख लोग आए, ये सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं आए बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं और आने वाले वक्त में जो व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन संघर्ष कर रहे थे, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस व्यवस्था को बदलने के लिए लगा रहे थे, उसका नतीजा 1957 में आने वाला था। 14 अक्टूबर 1956 को जब लाखों लोगों के जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाम का वक्त था, बीबीसी लंदन का जो न्यूज एंकर था वो बाबा साहब अम्बेडकर के घर जा पहुंचा जहां वो रह रहे थे। जाने के बाद उसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सवाल पूछा कि अभी तो आपने धम्म दीक्षा ले ली है, तो क्या राजनीति से भी दीक्षा लेने वाले?
तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बीबीसी के न्यूज एंकर को जवाब देते हुए कहा कि अभी हम धम्म दीक्षा लिए हैं, राजनीति से दीक्षा लेने वाले नहीं है। अभी हम ब्राह्मणों को बताने वाले हैं कि भारत में राजनीति क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये बताने वाले। ये स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट से पूरे देश के मनवादी पार्टियों को और उसको चलाने वाले लोगों को बहुत बड़ा उनके सामने खतरा यानी संकट खड़ा हो गया। इसलिए उन्होंने तय किया कि डॉक्टर अंबेडकर अगर 1957 के लोकसभा के चुनाव तक अगर जिंदा रहे तो इस देश में जो सिस्टम हम मनवादियों का निजाम कायम करना चाहते हैं, मनवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। अंततः उन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने के अंदर प्लान बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पूरे भारत में जो मूल्यवासी बहुजन समाज है ये लैक ऑफ लीडरशिप का शिकार हो गया, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो गया। जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे इस देश के मूल्यवासी बहुजनों के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन प्लान बनाकर ब्राह्मणों ने 6 दिसंबर 1956 को उनकी हत्या करने के बाद देश के मूल्यवासी बहुजनों के सामने 2 परिस्थितियां निर्माण कर दी। समाज लैक ऑफ लीडरशिप का शिकार हो गया, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो गया।